कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे। रमेश कुमार साहब, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा धचका? देखिए नदीम, आप अभी प्रोग्राम जब कर रहे हैं और अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी रिजल्ट आई है, तो आपने देखा कि जो लेडीज सीट के ऊपर 174 जो है वोट मिले हैं और 5 जो है वो उसके रिजेक्ट हुए हैं। मतलब 179 के करीब जो है अभी भी पोजीशन है। तो इसका मतलब ये कि पीटीआई के साथ जो अक्सरियत है वो तो मौजूद है। अब 2 इशू हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के और हफीज शेख के हवाले से। एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि पीटीआई के लोग जो है वो पीटीआई के साथ एफिलेटेड है और तभी उनकी लेडी सीट जीती है। तो इस वजह से ये तो आप उसके ऊपर जो एक कदम अतमाद की बात की जा रही थी वो तो नहीं है, वो आप कम से कम इस चीज को कंफर्म समझें। दूसरा, अब है गिलानी साहब का जीतना, उसके अंदर बिल्कुल 2 वजूहत है। एक तो ये कि गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर भी रहे और थोड़े से हम्बल भी थे और लोगों के पास आना जाना भी रहा, और उनका ताल्लुक साउथ पंजाब से था और और तो इस वजह से कुछ लोगों को वो मोटिवेट करने में कामयाब हुए हैं या क्या हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत इशू जरूर बना है। मगर फिर भी आप ये जरूर देखें कि 7 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं, वो 7 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं वो 7 वोट पीटीआई के हैं। ठीक है, उसमें एक जरताज गुल का वोट है जिसने टिक किया है और उसको 1 नहीं लिखा है। दूसरा शहरियार आफरीदी का है, उसने सिग्नेचर किया है, और 5 वोट और हैं। तो वो 7 वोट अब ये लीडरशिप फैसला करेगी और इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी कि भाई ये 7 वोट का क्या करना है, और जो इलेक्शन का रूल होगा उस हिसाब से देखा जाएगा। नहीं, बात ये है रमेश कुमार साहब कि ठीक है, बाकी चीज़ें तो देखी जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये इस्लामाबाद की सीट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर खुद मुतहरिक हुए हैं, चेंबर के दरवाजे खुले हैं, 2 दिन बैठे हैं, एमएनएस को जो है वो बुलाया है, उनको इत्मीनान दिलाने की कोशिश की है। इसके बावजूद आप सीट हारते हैं। वजूहात पे कोई नहीं जाएगा। हकीकत ये है कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और हुक्मरान जमात का मुशीर खजाना जो है वो हार जाता है। देखिए, मेरी तो हमेशा ये पोजीशन रही है बजाते खुद कि चाहे जनरल इलेक्शन हो, चाहे लोकल बॉडीज हो, चाहे पीएमएलए की हो, चाहे सेनेट की इलेक्शन हो, हार जीत में खुद सेनेट में रात को जीत रहा था, सुबह में हार गया, उस टाइम उठ के चलाया, फिर मैंने तो किसी को चैलेंज नहीं किया था। मगर यहाँ पे जो 7 वोट है उसको देखा जाएगा, लीगल टीम उसको देखेगी। मगर फिर भी आप ये कहेंगे कि भाई 170, अगर 7 वोट वो मिल भी जाते हैं, 171 के ऊपर आ जाती है पोजीशन, तो उस हवाले से मैं ये कहूंगा कि गिलानी साहब जो है वो जिस तरीके से मुतहरिक थे और इस वजह से लोगों ने, अगर कुछ लोगों ने उस तरफ मोटिवेट होके किया है, तो उसके लिए लीडरशिप फैसला करेगी कि आया इन चीजों को हम मतलब 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि उसको चैलेंज करके और आगे जो है वो दोनों के साथ टकराव की सियासत जो है पीडीएम और अपोजिशन के साथ चलती रहे। दूसरा रास्ता ये है कि जो हो गया वो हो गया, और अब आगे के लिए जो है वो एक मिल बैठ के, ये जो भी कुछ हुआ है ये चीजें बेहतर नहीं है। एक लोग जिस पार्टी से हो और उस पार्टी को छोड़ के अगर और किसी पार्टी को वोट दिया है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पाबंदी है या नहीं है, मगर ये मोरली चीजें ये बेहतर नहीं है। तो इस हवाले से बैठ के इस चीज का मुकम्मल तौर पे हल निकाला जाए। तो अब आगे बैठा जाता है या आगे और इंतजार की सियासत होती है, ये लीडरशिप डिसाइड करेगी कि आगे किस रुख में सियासत जाती है। जाना है। रमेश कुमार साहब, मैं आता हूं, मैं आपकी यही बात जो है आपके भी सामने, मेरे भी सामने, मैं यही बात लेके जाहिद खान साहब, क्या आप पीडीएम के फ्लोर से अब इमरान खान साहब को ये चैलेंज किया जाएगा कि आप ईवान का एतमाद नहीं रखते हैं, या आप समझते हैं कि ये एक सीट थी, एक मुकाबला था, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए, सियासी तौर पर ये एक हुकूमत को कमज़ोर करेगा?
नदीम हुसैन साहब, जिस तरीके से आपने बात की, देखिए आमतौर पर तो ये एक सीट था, सेनेट का इलेक्शन होता रहता है, हारती भी है जीतती भी है, लेकिन जो हुक्मरानों ने और खासकर इमरान खान ने इसको अना का जो मसला बनाया था, और आप जिस तरीके से आपने कहा कि अपने चैम्बर के दरवाजे खुले, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खुले, अपने ऑफिस के और MNAs को जो 2.5 साल में पूछे नहीं उनको भी बुला बुला के उनको मनाते रहे, और उसका ख्याल यही था, और उसने एक ऐसा इसको पॉइंट्स बनाया था कि ये अगर मैं हारता हूं तो इसका ये मतलब है कि मेरी हुकूमत हार जाएगी। तो मेरे ख्याल में अखलाकियात तो यही है कि अभी इमरान खान तो या तो इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा उनको, और या उसको मुस्तफी हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यही है कि वो खुद इतना रेट किया था इसको कि आपने देखा कि इस वक्त जो सूरत हाल थी पाकिस्तान में, 4 सूबों में सेनेट की इंतखाब हो रहे हैं, बाकी सूबों से 10-10, 11-11 या 12-12 सेनेटर आ रहे, इधर तो 2 सेनेटर्स आने थे, लेकिन हुकूमत ने खुद इसको इतने हवा दी, इतना उनके वजीरों ने, और रात को जो कल रात से जो ड्रामा चला, तो ये हैरान की बात है कि हुकूमत क्यों इतने इस सीट पे फोकस किया था, और कितना क्यों इतना खौफजदा था। नहीं, इसमें जाहिद खान साहब मेरा आपसे एक सवाल है, चूंकि मैंने ये सवाल आपसे किया, इसी तनाजुर में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब PDM की हिकमत अमली जो है, आपने लॉन्ग मार्च की डेट दी हुई है, क्या PDM जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी, या ये कि इस जीत के बाद PDM ये सोचेगी कि तहरीक में एतमाद भी लाई जा सकती है? देखिए नदीम हुसैन साहब, जहां तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, वो तो पहले डिसाइड है, वो तो होना ही है, वो तो 26 मार्च का डेट दिया हुआ है, और उस पर हमारी कमेटीज बैठ के उसके लाएमल भी तैयार हो चुका है, उसमें कोई ऐसी अनहोनी बात रहती नहीं है। हाँ, ये एक बोस्ट अपोजिशन को एक नई हौसला मिला, और जो अवाम ये सोच रहे थे कि शायद अपोजिशन उस तरह की कामयाब नहीं होगी, या अपोजिशन जो अवाम के मसाइल को लेके चल पड़ी है, जो महंगाई बेरोजगारी, देखिए इमरान इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे कि उसकी ये सारी वजह जो है, वो जो 2.5 साल हुकूमत की नाकामी है, वो है जो अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी किए है, जो अवाम के लिए महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजमर्रा हर एक चीज हाथ से ऊपर जा रहा है। तो जाहिर है कि इनके MNA ने तो जाके अवाम के पास जाना है ना, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। इनके MNA तो मुंह छुपा के, और MP तो मुंह छुपा के फिरते रहे, क्योंकि अवाम तो उसको गंदे अंडे मारते हैं, उसको उसके खिलाफ आवाजें निकालती, इसलिए कि अवाम का तो ये ख्याल था जो बकौल, हालांकि हम तो कहते कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ था जुलाई में, वो भी रिगिंग था, बहुत सख्त रिगिंग उसमें हुई थी, लेकिन और इसको जब लाया तो इसके पास मेजॉरिटी भी नहीं थी, यानी इसकी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, ये तो इत्तेहादियों की वजह से बना था। आज इनको सोचना चाहिए कि इन इत्तेहादियों पे, जिस बिसाकियों पे खड़ा है, ये बिसाकियां तो किसी वक्त गिर सकती है, तो इसके लिए एक अच्छा मौका है कि इस वक्त या तो कॉन्फिडेंस का वोट ले, या अखलाकियात के ऊपर कि जी मैं इस सीट को बहुत अना का मसला बनाया था और ये मैं हार गया हूं, लिहाजा मैं मुस्तफी हो जाना चाहता हूं, और मैं फिर अवाम के पास जाऊंगा। मैं आता हूं जाहिद खान साहब। इरफान खादर साहब, ये जो सेनेट का इंतखाब है, ज़ाहिर है इसके अंदर बाज़ ऐसे वाक़यात हुए जो बाइस नदामत भी थे, बाइस शर्मिंदगी भी थे। जिस तरीके से ये वीडियोस और फिर ऑडियो लीक हुई हैं, कानूनी तौर पर क्या आप समझते हैं कि ये कितनी वैलिड हो सकती हैं एक मौसर कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के पास, कि आइंदा के इस तरह के वाक़यात ना हो? देखें, ये बहुत सारी वीडियोस हैं, आप स्पेसिफिकली बताएं कि इस वीडियो की बात कर रहे हैं आप। मैं ये जो अली आदत गिलानी साहब की वीडियो आई। जी जी, अच्छा, ये जो गिलानी साहब की वीडियो है, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये तो हर किसी का राइट है कि वो किसी भी वोटर के पास जाए और उसको कहे कि आप वोट मुझे दें, और दूसरी सूरत में वो ये कह सकता है चले जी अगर आपने मुझे नहीं देना तो ना दें, फिर किसी को भी ना दें। तो ये इसमें बजाते खुद अगर ये इस तरह के फैक्ट्स हैं तो उसमें तो कोई ऐसा एलिमेंट ऑफ करप्शन नहीं है या जबरदस्ती नहीं है। अगर आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं या उसको कन्वेंसिंग कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो कन्वेंसिंग होती है वो तो होती है ना अगर आप वोट मांग रहे हो, और अगर आप किसी को कहें कि चल यार किसी को ना दे या वोट जाया भी कर दे, तो दैट मीन्स कि आप कम से कम अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि चल यार तू न्यूट्रल रह, इसका ये मतलब भी हो सकता है। लेकिन अगर आप गन पॉइंट पे किसी को कह रहे हैं कि अगर तुमने
वोट अगर अपना ज़ाया ना किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो गलत है। उस किस्म की चीज़ तो वीडियो में नहीं आई। तो इसको तो मैं इस तनाज़र में देखता हूँ। यहाँ उसमें कोई पैसे की बात अगर हुई है वो भी कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही बज़ाहिर। तो इसलिए इस इलेक्शन को अगर आप सोचें कि इस बात पे डिस्क्रेडिट होगा, तो अपेरेंटली तो ये डिस्क्रेडिट नहीं होगा इस बात पे। आप ये कहना चाह रहे हैं इरफान कादिर साहब कि आपको इसके अंदर कानूनी तौर पर कोई काबिल गिरफ्त चीज़ दिखाई नहीं देती है? जी नहीं। क्या आप ये भी नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि अगर मज़ीद कुछ है तो वो सारा एविडेंस जो है वो तो इकट्ठा और एक पता तो चले कि हुआ क्या है? देखिए, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने कोई पीपिंग टॉम बन के सस्पिशंस पे तो जाना नहीं है इस तरह की कि वो उसमें कोई रोविंग इंक्वायरीज शुरू करते हैं इस किस्म की। तो उसको बादियों नज़र में ही देखना है कि कोई बहुत बड़ी करप्शन तो नहीं है। और अगर कोई करप्शन वगैरह का आंसर जैसे मैंने कहा, या कोई किसी को ज़बरदस्ती या प्रेशराइज नहीं किया गया, तो बात ख़त्म हो गई। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इस वीडियो में। ठीक है। अच्छा, रमेश कुमार साहब ये फरमाइएगा कि जाहिद खान साहब ये कह रहे हैं कि इस शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को ईवान से एतमाद का वोट लेना चाहिए, और जाहिर है कि अब आप ये आवाज़ें बड़ी शदोमद के साथ सुनेंगे। देखिए अपना नदीम भाई, मैं समझता हूं कि अगर लेडीज सीट के ऊपर आपके 100 वोट अगर 174 से कम चले जाते तो फिर इनकी ये बात बनती थी। मगर यहाँ पे पर्सनालिटी, मैं अभी थोड़ी देर पहले अहमद मीर को सुन रहा था एक अपना कमेंट्स में, वो कह रहा था कि हफीज शेख की ज़ातियात की वजह से, उसकी कैंडिडेचर की वजह से जो है वो कुछ लोगों ने ऐसा फैसला किया है। मगर आपने अगर फौजिया अरशद वहां से ग्रासरूट लेवल से थी तो लोगों ने उसको वोट दिया, और 5 गलती से रिजेक्ट जरूर है, मगर फिर भी 179 की पोजीशन जो है वहां पे बरकरार रही। मतलब 174 मिले और 5 इत्फाकन से वो स्टेपिंग सही नहीं थी ना, बीच में था। नहीं रमेश कुमार साहब, सवाल तो ये पूछा जा रहा है कैसी हुकूमत है आपने मुशीर ख़जाना को नहीं मुंतखब करा सकी, और हुकूमत है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ईवान में अक्सरियत के दावेदार हैं, और अपना मुशीर ख़जाना नहीं मुंतखब करवा सके। नदीम भाई देखें, एक यहाँ पे हुकूमत, पहले हुकूमत है और ऐसे प्रेशर प्रैक्टिस होती थी, आजकल वो चीजें नहीं है और सीक्रेट बैलेट है। और इस वजह से लोगों ने अगर किस तरीके से अपने तौर पे उनकी ज़ातियात की वजह से, ज़ाती रिलेशन की वजह से अगर किन लोगों ने अगर ये फैसला किया है, उसको आप प्राइम मिनिस्टर के लिए उसकी आप चैलेंज करें कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है। अगर ये लेडीज हार जाती तो फिर आपका ये सवाल और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बनता था। मगर जब लेडीज जीत गई है, इसका मतलब ये कि हाउस के अंदर आज भी पीटीआई की गवर्नमेंट मौजूद है और पीटीआई जो है वो अपनी अक्सरियत के अंदर ही मौजूद है। तो इस वजह से ये बनती नहीं है बात कि अगर इतना ही इनको शौक है तो ये डाल दे कि नो कॉन्फिडेंस मूव कर दे, अगर अपोजिशन मूव कर दे। प्राइम मिनिस्टर को मैं नहीं समझता कि लेने की जरूरत है, और प्राइम मिनिस्टर ने एक यूनियन काउंसिल लेवल की फौजिया अरशद को ऊपर लेके आया तो वो इलेक्ट हो गई। मगर हफीज शेख को जो टिकट दिया गया वो एक मुल्क की इकोनॉमी की खातिर दिया गया कि मुल्क की इकोनॉमी जिस बेहतर डायरेक्शन में जा रही है वो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है। मगर उसके लिए महवार जो है वो हफीज शेख था कि हफीज शेख उसको अच्छे तरीके से चला रहे थे, जिसकी वजह से हफीज शेख की हमने चॉइस जो है वो रखी कि हफीज शेख को इस्लामाबाद से टिकट दिया जाए। अब उसके ऊपर कुछ लोगों ने, लोग इंडिपेंडेंट थे, अब लोगों ने कुछ 4-5 लोगों ने इस किस्म का डिसीजन कर लिया, जिसकी वजह से ये बड़ा बैकसेट हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। नहीं, कम बैक। जाहिद खान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले रमेश कुमार साहब जो बात कर रहे थे कि अगर खातून उम्मीदवार जीती है तो ईवान के अंदर हमारी अक्सरियत है, आप इस इस्तेदलाल को कैसे देखते हैं कि मतलब हफीज़ शेख साहब, ये भी कहा गया IMF के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो कुछ लोग वो कह रहे हैं कि इस वजह से शायद उन्होंने उनको वोट नहीं किया। देखिए, एक तो रमेश साहब की मुझे आवाज बिल्कुल आती नहीं, नदीम शेख साहब मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त खातून की आवाज अभी आई कि वो जीत गई, यानी ये जितना भी कैंपेन चला है, आपने देखा है आपके मीडिया में और कि वो 2 बंदों की चली है कि हफीज शेख और
गिलानी साहब का, यूसुफ रजा गिलानी साहब का, और दोनों कहते हैं कि पीडीएम का या अपोजिशन का और हुकूमत का मुकाबला है, इसी के ऊपर फोकस था। अब जाहिर है कि जो मेन जिसके लिए इमरान खान एफर्ट कर रहा था वो तो शायद वो अपनी खातून के लिए इतने नहीं किया हो कि जितना उसने इसके लिए किया, तो वो हार गया। और वो इस तरीके से हार गया कि ये इमरान खान ने खुद अपने लिए एक अना का, मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि इलेक्शन होते रहते हैं, इलेक्शन में कोई हारते कोई जीतते, सेनेट का हमेशा के लिए इलेक्शन होता है, पैसों की बात होती रही। तो ये इस इमरान खान ने कहा था जिस बंदे के लिए 70 करोड़ की बात की थी वो आज इमरान खान ने खुद वहां से इलेक्ट करवाया बलूचिस्तान से। जिस तरीके से उसने बात की थी सिंध के जो इनके एलाइज थे, वो एलाइज वालों ने कहा था कि 30 करोड़ रुपए एक जो अबलू साहब है कौन साहब है कि जिसको कर देंगे। तो ये खुद ही हुकूमत खुद बात करते हैं, खुद उसमें फंसते हैं और खुद उसकी फिर नफी भी करते हैं। अभी आप मुझे बता दें कि रमेश कुमार साहब ये बात जब करते हैं तो फिर वो क्यों इतना शोर मचाया था उसके लिए, अभी शेख के लिए क्यों किया, और अना का मसला तो अभी शेख के लिए बना था। तो देखिए एक बात वाज़ेह है कि इस वक्त मुकाबला हुआ है एक सीट पे और वो था यूसुफ रजा गिलानी की और हाफिज शेख की। अब इनको हर सूरत में देखिए या तो नो कॉन्फिडेंस का वोट लेगा और या कॉन्फिडेंस का, तो अखलाकियात का तो फर्ज है कि इमरान खान जो हमेशा के लिए जब अपोजिशन में होता था और जब हुकूमत में भी तो हर एक को अखलाकियात समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि शायद खुद उसके नजदीक तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन अब उस अखलाकियात के ऊपर तो उनको मुस्तफीद होना चाहिए ना कि भी मैंने जिसने एफर्ट किया आपके सामने, आपने खुद भी कहा, और ये जो 4-5-6 दिन जो थे उसने सारा फोकस इस्लामाबाद में अपने मैनेज को बुला के रोज उनसे 50-50 करोड़ रुपए का फंड भी देके, वो जो फंड्स के खिलाफ थे हमेशा के लिए कि जी एमएनए सेनेटर्स को फंड नहीं, एमपीएस को फंड नहीं मिलने चाहिए, वो खुद बारिश करते रहे लेकिन फिर भी नाकामी हुई। तो फिर इसका हक बनता है कि यार अखलाकियात तो यही है कि ये मुस्तफी हो जाना चाहिए। मैं आता हूँ जाहिद खान साहब। इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पार्लिमानी सियासत का इंतखाबात के साथ जो जुड़ा हुआ मामला है वो उस नहज पर आ गया है कि अब एक बड़ी सीरियस थॉट देनी चाहिए इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से? देखिए, इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो तो डेफिनेटली पार्लियामेंट करेगी ना जी, या वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट्स लेके आएगी या कानून में अमेंडमेंट्स लेके आएगी। ये कहना कि वो कोर्ट्स को बीच में इन्वॉल्व कर लिया जाए जैसे कि पीछे किया गया है तो उससे इस्लाहात की बात की जाए और फिर वो एक सरमनाइजेशन शुरू हो जाए, तो हमें वो वाला कोर्स नहीं लेना। अब तो सूरत हाल कुछ इस तरह से बन रही है कि जैसे जाहिद खान साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब के खिलाफ एक किस्म का जो हाउस की जो मेजॉरिटी है वो पोजीशन जो है उनकी कुछ डाउट में आ चुकी है, और चूंकि उसमें अब एक डाउट पैदा हुआ है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो तो आया नहीं है उनके खिलाफ, वो तो कोई टेबल करेगा तो फिर वो मामला है। अगर वो नहीं करते टेबल तो फिर दूसरा क्या तरीका है, तो दूसरा तरीका ये वो होता है शायद आर्टिकल 95 है और ये आर्टिकल 91 गालिबन 7 है। उसमें यह है कि अगर सदर पाकिस्तान समझते हैं और सेटिस्फाइड है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अब कॉन्फिडेंस कमांड नहीं करते तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब को कह सकते हैं कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये जो शिक 7 है आर्टिकल 91 की, आया वो इस वक्त इन प्ले है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये चेमा गोइयाँ हो रही हैं कि वजीर आजम जो है वो कॉन्फिडेंस अब नहीं रखते हाउस का, तो बेहतर है कि सदर पाकिस्तान को चाहिए कि उनकी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए उनको कह दें कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। नहीं, आप इरफान कादिर साहब समझते हैं कि सदर पाकिस्तान जो हैं, जो जिस तरह के रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजते रहे हैं उस तनाजुर में ये रखते हैं इतना सिलसिला कि वो वज़ीर आज़म से ये बात कह सकें? हाँ, ये देखें कि वो जो सदर पाकिस्तान ने अब तक जो रेफरेंसेस भेजे हैं उसमें तो उनका कहना ये है कि जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अमल करते हुए मैंने ये सारा काम किया है, खुद तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये जिस क्लॉज का मैंने जिक्र किया है वो क्लॉज जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से इंडिपेंडेंट है।
क्योंकि आर्टिकल 48(1) में तो बिल्कुल सही है कि लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान जो है वजीर आजम की एडवाइस पे अमल करेंगे, लेकिन क्लॉज 2 जो है आर्टिकल 48 की वो कहती है कि जो मामले सदर के करने के हैं वहां पे एडवाइस जो है वो रेलेवेंट नहीं है। तो लिहाजा उसको देखते हुए अब यहाँ पे क्योंकि सदर साहब जो है वो एक व्यू फॉर्म कर सकते हैं कि उनका जो मेजॉरिटी जो इस वक्त जो मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस वो एंजॉय चुके अपेरेंटली अब नहीं कर रहे यूसुफ रजा साहब की इलेक्शन के बाद, तो वो वजीर आजम को मुस्तहकम करने के लिए, क्योंकि वजीर आजम भी तो वो सदर भी तो वजीर आजम ही की पार्टी के थे ना जी, तो उनको मुस्तहकम अगर वो करना चाहें तो इस तरीके से उनकी मॉरल अथॉरिटी जो है वो जो लोग उसको डाउटफुल करार दे रहे हैं वो डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसमें रमेश कुमार साहब ज़रा मैं आपसे इस तरीके से पूछता हूँ कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। अब सेनेट की ये नशिस्त जिसको कि हवा बना दिया गया था उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। आप क्या देख रहे हैं कि सियासी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने बयानिए को लेकर जो वो तसलसल के साथ चोर और डाकू का लेकर चल रहे थे उसको धचका पहुंचा है, उसमें अब कमजोरी आई है? देखिए, मैं समझता हूं कि यार मुझे दोबारा आप क्वेश्चन पूछे, मैंने सुना नहीं, थोड़ा सा शोर था, मुझे दोबारा पूछे आप। मैं रमेश कुमार साहब सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन रही है। सेनेट की ये सीट ये बुनियादी तौर पे फोकस था, पूरे सेनेट के इंतखाबात एक तरफ और ये जो सीट है ये एक तरफ। ये हुकूमत के लिए भी डू एंड डाई का मसला था और अपोजिशन के लिए भी डू एंड डाई का मसला था। और ये सीट जो है ये जिस तरीके से अपोजिशन ने दावा किया था उन्होंने उसको जीत के दिखाया। यहाँ अब आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी तौर पर कमज़ोर हुई है, उसका वो बयानिया जिसको वो तसलसल के साथ लेकर चल रहे थे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ भी इस इलेक्शन के दरमियान भी वो सारी चीज़ें जो हैं बड़े मौसर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उजागर की गई। आप क्या समझते हैं, सियासी और बयानिए दोनों एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई धचका पहुँचा है? नदीम, पहली चीज तो ये है कि धचका बिल्कुल थोड़ा बहुत जरूर हुआ है और हमारे लिए भी ये हैरानगी की बात है कि कुछ भी वो लोग पार्टी से जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। मगर अब यूसुफ रजा गिलानी की पर्सनल एक रिलेशन की वजह से और जिसके खदशात थे कि क्योंकि साउथ पंजाब के हवाले से मखदूम अहमद महमूद था या अपना यूसुफ रजा गिलानी खुद था, एक बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं वहां पे और वो खुद वहां से प्राइम मिनिस्टर रहा है। और दूसरा रोल जो है साउथ पंजाब में जहांगीर तरीन का था, वो इतने एक्टिव नहीं थे, तो जिसकी वजह से कुछ लोगों ने वहां पे दिया है। तो एक सेटबैक हमारे लिए जरूर है, मगर जो सेटबैक के हवाले से अगर ये बयानिया अपोजिशन की तरफ से इसको एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ अगर बयानिया दिया जाएगा तो मैं समझता हूं फिर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट के जो 7 वोट है, क्योंकि हफीज शेख जो है कैंडिडेट चैलेंज करता है, मगर हफीज शेख की नेचर में नहीं है कि वो जाए और जाके इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करे। तो मैं नहीं समझता कि हफीज शेख जो है वो जाएगा और गिलानी के खिलाफ जाके चैलेंज करेगा। मगर पार्टी बेस के ऊपर, क्योंकि कल ही हमने चैलेंज कर दिया है, तो पार्टी बेस के ऊपर उसको कह सकते हैं कि 7 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं और ये इसकी वजूहत क्या है। और दूसरा ये कि जो वीडियो आई है या ऐसे किसी बयान का, अभी मैं एक राजा परवेज अशरफ की एक देख रहा था कि इन्होंने बयान पकड़े, इस किस्म की जो बयान है, जो बातें आती है, जो मैं तो नहीं कहता अपने मुंह से क्योंकि मेरी ये हैबिट में नहीं है, मगर इन चीजों की वजह से ये फिर इंतशार फैलेगा। मैं समझता हूं कि एक कदम जो है, जो कुछ हुआ अब एक कदम आगे अपोजिशन को बढ़ना चाहिए, एक कदम गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। मिलके जैसे मैसा की जमहूरियत हुआ था,
आपको पता है नहीं PTI उमेश के कुमार साहब, मेरा आपसे सवाल यहाँ पे ये, आप कह रहे हैं एक कदम अपोजिशन को बढ़ना चाहिए, एक कदम हुकूमत को बढ़ना चाहिए। हुकूमत ने सियासत को जो है वो इख्तलाफ राय की सतह से, इख्तलाफ से उठा के नफ़रत की सतह पर पहुँचा दिया है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से अपोजिशन के साथ जो कुछ हुआ है इस फतह के बाद, जो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में हासिल की है, वो हुकूमत को कोई मार्जिन देने के लिए तैयार होंगे? देखिए, अगर मार्जिन नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में हुकूमत के पास ज्यादा ऑप्शन मौजूद है। आज भी हुकूमत ने फौजिया अरशद की सीट ने ये वाजे कर दिया कि हुकूमत के पास जो 180 के करीब जो लोग हैं वो आज भी मौजूद है। तो इसकी वजह से मैं नहीं समझता कि उस चीजों में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कोई इसको हेल्प होगी। इस वजह से अगर आप इस बयानिए को नरम लहजे में अपनी विक्ट्री एक बताते हुए और एक कदम आगे बढ़े, जैसे पहले शहबाज शरीफ ने स्पीच की थी, और उसी स्पीच को आगे आज बढ़ा के कि अगर आज कल इजलास है सुबह और उस इजलास के अंदर अगर अपोजिशन की तरफ से एक मूव हो, लीडर्स बात करें और लीडर बात करें, उस लीडर को कहें कि आए आज भी आपके पास ये सीट हारे या जीते, हमारी विक्ट्री को आप कबूल करें। आए जैसे मैसा के जमहूरियत में पीपुल्स पार्टी और PMLN जितनी राइट लेफ्ट थी उतनी PTI इनसे राइट लेफ्ट नहीं है। मगर अगर मैसा के जमहूरियत में जमहूरियत की खातिर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ जिन्होंने केस बनाए थे, अगर वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर मैसा के जमहूरियत बना सकती है, तो आज आप इसी गवर्नमेंट के साथ आप बैठे और मैसा के जमहूरियत बनाएं, अच्छे एक्ट पास करें। मैं रमेश कुमार साहब आता हूँ। जाहिद खान साहब, जिस हुकूमत के सरबराह इमरान खान हों, वहाँ पे अगर रमेश कुमार साहब हुकूमत के साथ मिसाक जमहूरियत की बात करें तो आपको कैसा लगता है? ये मुझे आपने बात की? जी, आपसे। मुझसे सब क्या सवाल दोबारा आप कर लीजिएगा, मैंने नहीं सुनी आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि रमेश कुमार साहब ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत भी एक कदम आगे बढ़े और ये अपोजिशन भी एक कदम आगे बढ़े। अब हुक्मरान जो हैं, वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान खान हैं और ये कह रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत जो है वो तमाम बैठ के करें। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इसके लिए तैयार होंगे कि मिसाक जमहूरियत कोई हो जाए? देखिए, सबसे तो बड़ी बात है कि इमरान खान आज तक क्या कश्मीर का इशू हो, लाइन एंड सिचुएशन का अदर हो, दहशतगर्दी का हो, क्या वो अपोजिशन के साथ जो हमारी इदारे बैठे हैं वो कभी बैठा हुआ है? उसने कभी ये जिम्मेवारी कबूल की है कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम सेलेक्ट कहते हैं, वो इलेक्ट तो है नहीं, सेलेक्ट है, तो सेलेक्ट वज़ीर आज़म ने तो कभी तक ये महसूस ही नहीं किया कि इस मुल्क के अंदर में एज ए प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल में अभी तक वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो तो ये कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ। वरना ये सारा काम जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल हुकूमत का काम होता है कि वो अपोजिशन से मिल बैठकर कानून साजी करे। सबसे बड़ी बात होती है पार्लियामेंट की कानून साजी। उसका ये नहीं होता कि ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेके आए और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाए और फिर गालम गलो स्टेज पे अब कहीं भी जाके बात करे, कि चाहे वो बिन सतह पे बात करे, मुल्क के अंदर सतह पे करे, ये चोर, ये डाकू, इसको मैं NRO नहीं दूंगा। भाई NRO तो आज तक किसी ने आपसे मांगा नहीं, आप खामखा एक अपने लिए इशू बनाया हुआ है, क्योंकि आप आवाम के तवज्जो हटाने की बात के लिए ये बात सारा कर रहे हो। क्योंकि आवाम की जो इस वक्त मुश्किलात है वो उसको तरफ देखते हैं, वो अपनी जेबों के देते, चीनी चोर आपके साथ बैठे हुए, आटा चोर आपके साथ बैठे हुए, दवाई चोर आपके साथ बैठे हुए, पेट्रोल चोर आपके साथ बैठे हुए, गैस चोर आपके साथ बैठे हुए, बिजली चोर आपके साथ बैठे हुए, और आप फिर आप बात करते हैं कि जी मैं चोरों को नहीं छोड़ता। तो अवाम का एतमाद उठ चुका है इमरान खान से, जो थोड़ा बहुत था, इसलिए कि वो समझते हैं कि ये हमारे लिए जो हम सोचते थे या जिन लोगों ने भी कहा था, तो ये कि जी हम ये मुल्क को निजात दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे, बल्कि हुकूमत के, बल्कि उसने इस मुल्क के कौम के लिए मुश्किलात पैदा की और मुश्किलात बढ़ती गई और आज तक बढ़ती जा रही है। तो अब इस सूरत हाल में कि वो उसके साथ अपोजिशन बैठेगी, अपोजिशन के साथ जो कल रात से जो कुछ कर रहे हैं, जो मीडिया के जरिए और मीडिया के ऊपर जितना खतरान है, मीडिया अगर हुकूमत के खिलाफ कोई भी बात करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करता है, उस चैनल को या बंद करता है या उस चैनल में बात करने वाले को निकाल देता है।
तो ये अगर ये जमहूरियत है तो ये तो जमहूरियत नहीं होती है ना। ये इमरान खान अगर ये तो करे कि पीडीएम जिसने मैंने उसके लिए छोड़ के अलावा कोई बात की नहीं, वो मेरे साथ बैठकर बात करेगा तो वो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जहां तक इमरान मुझे जाहिद खान साहब, मैं इससे पहले कि इरफान कादिर साहब की तरफ जाऊं, ये फरमाइएगा कि आप मुखासमत जो है इसके बाद और सियासी हिजान जो है इसके बाद अब बढ़ता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं समझ गया। देखिए इसके बाद इसलिए ज्यादा होगा कि अभी एक और मरहला आ रहा है नदीम हुसैन साहब, वो है चेयरमैन का। क्योंकि पहले जो चेयरमैन आया था आपको पता है किधर से उड़ के छतरी में आके बैठ गया था और इमरान खान के लिए वो सब कुछ कर रहा था। अभी जाहिर है कि अपोजिशन का तो इस वक्त जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें अपोजिशन का फिर मेजॉरिटी आ रही है, तो वो तो चेयरमैन अपना आसानी से अपना चेयरमैन जीत जाएगा। अगर गिलानी साहब को ये एज ए सेनेटर बर्दाश्त नहीं करता था और कल अगर अपोजिशन बैठते हैं और अपोजिशन पीडीएम इस पे मुतफिक होते हैं कि हमने गिलानी साहब को एज ए चेयरमैन लाना है सेनेट का, तो इस हुकूमत के लिए तो फिर एक अजाब बन जाएगी। फिर ये इसके पीछे पड़ेगा, फिर वो कोशिश करेगा कि किस न किस तरीके से सबुटाज किया जाए और ये लड़ाई आगे बढ़ाएगी। ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के जहन में या इमरान खान के जो एक सोच और फिक्र, उसमें कभी भी जो है ना मुफाहमत की बात नहीं है। वो तो लड़ाई झगड़ों पे बात करते हैं और लड़ाई झगड़े बढ़ाते हैं, और वो लड़ाई झगड़े ये नहीं समझता है कि उसके पैदामान होगा या नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क, इस कौम, इस फेडरेशन के लिए वो बहुत नुकसानदेह है। ये नहीं समझते, क्योंकि ये लड़ाइयाँ जितने बढ़ती हैं, ये पॉलिटिकल लड़ाई जब बढ़ती है तो जाहिर है कि इससे अवाम को नुकसान हो जाता है, नुकसान होता है। मैं जाहिद खान साहब आता हूँ अब। इरफान कादिर साहब, चूँकि आप पाकिस्तान के अटॉर्नी, जाहिद खान साहब मैं आता हूँ। इरफान कादिर साहब, आप चूँकि पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो 18वीं तरमीम की गई और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह मौसर बनाया गया, उस हवाले से ये बात भी की जा रही है कि ये रिविज़िट हो सकता है, जो कमी कोताही है उसको पूरा किया जा सकता है। आप समझते हैं कि ये होना चाहिए? यानी 18वीं तरमीम जो है आपका मतलब है वापस होनी चाहिए? नहीं, मैं 18वीं तरमीम में जो इलेक्शन कमीशन को कुव्वत दी गई है उसको रिविज़िट करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कह रहे हैं कि इसको मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये डिलीवर करने में नाकाम हुआ है जो फिल वक्त निज़ाम है। देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरफियरेंस अदालतों की तरफ से बहुत ज़्यादा होती है मुख्तलिफ इदारों में, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन में भी इंटरफियरेंस की गई। जिस तरह से ये पिछला जो केस लगा था, जो सदारती रेफरेंस था, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया गया, उससे बार बार कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो आइन का तो ये मंशा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो उनको एक्सप्लेनेशन पेश करें। वो कोई सुप्रीम कोर्ट का ज़ैली इदारा तो नहीं है इलेक्शन कमीशन। लिहाजा हमें जितने भी हमारे आइनी इदारे हैं उनको आइन के दायरे में रहना चाहिए, और अगर आइन के दायरे में इलेक्शन कमीशन भी रहे और कोर्ट्स भी रहें तो इलेक्शन कमीशन के पास सफिशिएंट पावर्स ऑलरेडी हैं। एक इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा और जो इक़दामात वो उठा रहे हैं वो अपने तय उठा सकते हैं कि नहीं पार्लियामेंट से ही तरमीम आएगी? देखें, वो तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की, मैं समझता हूँ, फेस सेविंग कर दी है ये कह के, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानी कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बीच में वो पख डालने की कोशिश की थी कि ये जो सीक्रेसी है ये कंप्लीट नहीं होती, परपेचुअल नहीं होती, और इसमें टेम्पर विद किया जा सकता है। और वो एक किसी केस को भी रेफर किया था, 67 का न्यास केस। तो इलेक्शन कमीशन ने वो बात नहीं मानी और जायज़ तरीके से नहीं मानी। अब जो दूसरी बात उन्होंने की कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें की हैं उस पर हम करेंगे, वो तो जब कभी इलेक्शंस होंगे और वो कानून को सामने रखते हुए ही करेंगे ना। तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में अगर ऐसी चीज कही गई है जिससे कि कानून की वायलेशन होती हो या आइन की वायलेशन होती है, तो हरगिज़ इलेक्शन कमीशन वो नहीं करेगी। अच्छा, अब रमेश कुमार साहब, आपसे एक और सवाल है जिसका जिक्र जाहिद खान साहब ने भी किया कि सेनेट चेयरमैन का इंतखाब जो है, अगर उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खड़े हो जाते हैं और वो सादक संजरानी वाले जो मामले में जो लोग मददगार थे वो अगर नहीं हैं,
और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो जाते हैं, तो ये तो सूरत हाल फिर बड़ी नाजुक हो जाएगी आप लोगों के लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि सारा इस वक्त की इलेक्शन आप देखें कि आपने पूरे घंटे का प्रोग्राम किया है अभी, और पूरे घंटे के अंदर आपने सिर्फ डिस्कस इस्लामाबाद को किया है, और बकाया जो है वो किसी भी चीज को आपने किसी भी सूबे को डिस्कस नहीं किया है। और ऐसे ही आज शाम से टीवी के ऊपर जैसे ये रिजल्ट आई है हो रहा है। मसला ये है कि हमें सबको, अपोजिशन के वो लोग जो इंतशार फैलाते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि अब अगर उनका, जैसे अभी जुबैर ने एक प्रेस टॉक की, पहले तो ये चीज अगर नहीं हुई तो फिर एक अच्छे माहौल में आगे सेटअप बन सकता है। मगर अगर ऐसे किस्म की बयानात अगर हुए और गवर्नमेंट को इस किस्म की जो वो टफ टाइम देने के हवाले से उन्होंने बात की कि भाई गवर्नमेंट ये हुआ, गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले भी एक घंटे में बता दिया कि फौजिया अरशद एक ग्रास रूट लेवल से आई थी, जिसकी वजह से आप देखें कि उनके वोटों के मुताबिक 179 की अक्सरियत आज भी गवर्नमेंट के पास मौजूद है। तो लिहाजा आप गवर्नमेंट के ऊपर ये बातें नहीं कर सकते। नहीं चले रमेश कुमार साहब, इसके साथ एक और सवाल है। गुजारिश ये है कि आप लोग शफाफियत की बात करते रहे, आप लोग गैर जानिबदारी की बात करते रहे। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर जीत गए और पीटीआई के वोटों से जीते, और यही वो है जिनसे टिकट भी वापस लिया गया, यही है वो जिनका कहा गया कि 70 करोड़ रुपया रेट इमरान खान साहब खुद कह रहे थे लग रहा है, और वो सेनेटर भी बन गए। मैं कहता हूं हमाम में सारे नंगे हैं, हमाम में सारे नंगे हैं, मगर वक्त था, पीपुल्स पार्टी ने पीएमएलएन के खिलाफ केसेस बनाए, पीएमएलएन ने पीपुल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाए, मगर एक दूसरे को वक्त ने इकट्ठा कर लिया। साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया राइट लेफ्ट थे, मगर वक्त ने इकट्ठा कर लिया। इस वजह से आज भी अगर ये जमायत है अपोजिशन की एक अच्छी पहल के साथ कि भाई आपकी ये पोजीशन है, वो माने कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो जीता है वो अपना पर्सनालिटी की वजह से जीता है, और फौजिया अरशद जो है वो जो जीती है, इस वजह से हम पीटीआई को ये समझते हैं कि पीटीआई के पास आज भी मैंडेट मौजूद है, लिहाजा आगे बढ़े। तो नहीं, रमेश कुमार साहब बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े, लेकिन इमरान खान साहब से जब अपोजिशन कहती है कि जी आप एक कदम बढ़ाओ, हम 2 बढ़ाने के लिए तैयार हैं, कितनी स्पीचेस शहबाज शरीफ साहब ने की हैं, वो कहते हैं ये एनआरओ मांगते हैं, एनआरओ मैं दूंगा नहीं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, मामला फिर आज की इस इलेक्शन के बाद कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिए गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में मिलके इस इशू को, क्योंकि अगर ये इशू चलता रहा, एक दूसरे को चैलेंज करने वाला ये वो, तो फिर आप समझें कि सारा दिन शाम को, जैसे हमने बच्चों ने, हमारे लोगों ने जो है टीवी देखना बंद कर दिया है, तो इस तरीके से जो है वो फिर दोबारा जो है ये इंतशार चलता रहेगा और मीडिया के ऊपर शोर चलता रहेगा। मगर अगर ये एक स्मूथली ट्रांजैक्शन हो गई तो मैं समझता हूं आज के बाद एक अच्छी पहल हो सकती है। पहल कौन करता है, कौन लोग हैं जो इम्पोर्टेंट रोल इख्तियार कर सकते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी। तो बेहतर होगा अगर दोनों की तरफ से हार्श अगर ये शुरू हुई बात सारी, तो मैं समझता हूं कि ये चीजें जमहूरियत के लिए भी खराब है और आगे इंतशार भी फैलेगा और ये चीजें यहाँ पे खत्म हो। अच्छा जाहिद खान साहब, आप क्या समझते हैं कि पहल हो सकती है कि नहीं? अपोजिशन बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत वो नज़र आते हैं, नहीं इस हुकूमत को घर भेजना है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत जा चुकी है। अब इस इलेक्शन के तनाजुर में जो रमेश कुमार साहब बात कर रहे हैं कि कमेटी बना ली जाए और एक जमहूरियत के इस प्रोसेस को आगे लेके बढ़ा जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? देखिए, रमेश कुमार साहब के पास इख्तियार क्या है? क्या इमरान खान उसके बात को सुनता है, मानते हैं? उसने जो कमेटी कभी बनाई थी, वो कमेटी जब आती थी उनके पास इख्तियार नहीं होता था। वो कहते हम जाके इमरान खान से पूछते। जब इमरान खान के पास जाते, वो जो अपने किराए के स्पोक्समैन दुनिया से इकट्ठे किए, वो आके गालियां देते थे। मेरे ख्याल में ये एक इसका रमेश कुमार साहब का अपना सोच होगा, लेकिन इमरान खान का तो ये सोच नहीं है, जहन ही नहीं है। ये तो कभी भी वो सोचता ही नहीं है।
कि इस मुल्क को अक़वाम मुत्तफ़ीक़ीन से चलाना है, क्योंकि ये मुल्क अभी अकेले एक पार्टी का, एक शख्सियत के चलाने का नहीं है। ये जो आईन देखे आपने ये 18 अमेंडमेंट की बात की, उसमें जो सिर्फ इलेक्शन के हवाले से है वो तो पीडीएम उस पे है कि पीडीएम कहते हैं कि इसमें हम अमेंडमेंट लाते हैं ताकि हर इदारे का तयन है लेकिन अमल नहीं होता है, तो वो स्पेसिफिक करेगा कि हर इदारे का, चाहे अदालत है चाहे वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, उनका यहाँ तक इख्तियार है। इसके बाद अगर वो जाते हैं तो वो वायलेट करते हैं आईन को। और इस वक्त अगर आपने देखा तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं था कि जी वो अमेंडमेंट करते। ये प्रेसिडेंट ने जाहिद खान साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।